जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जा रहे हैं फिर से हिंदू के जो एडिटोरियल है उसको एनालाइज करने के लिए क्या क्या दिया गया है एनालिसिस में। आज हमारे पास होगा बहुत सारे एरिया से रिलेटेड, लाइक इकोनॉमिक से भी रिलेटेड है, इंटरनल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है, डिजास्टर से भी रिलेटेड है, डिफेंस से भी रिलेटेड है। ठीक है, और आज हम जो पढ़ने जाएंगे वो GS2 से रिलेटेड होगा। आरबीआई ने रेपो दर में 0.25% की कटौती की, जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाया। उसके अलावा केरल और तमिलनाडु 24 अप्रैल से संयुक्त नीलगिरी तहर जनगणना करेंगे। आखिर ये नीलगिरी क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये नीलगिरी किसे कहते हैं। नीलगिरी जो जानवर है जो वो कहाँ का स्टेट एनिमल है, नीलगिरी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों बात की गई है, और केरला एंड तमिलनाडु सब पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई दो संयुक्त स्टेट मिलके नीलगिरी को बचाने की पहल इनिशिएट किए हैं। इसमें ये भी समझेंगे कि नीलगिरी कहाँ पे पाया जाता है नॉर्मली और किस घाट के साइड ये एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। द नेक्स्ट वन है कि सरकार ने राफेल एम की खरीद के लिए 63,000 करोड़ के सौदे को मंजूरी दी। जैसा कि हमने जानते हैं कि पहले भी राफेल खरीदा गया है, लेकिन वो इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदा गया था और फ्रांस से हमने इसको परचेज किया था। अब हम अपने इंडियन नेवी के लिए राफेल एम खरीद रहे हैं, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह काम करेगा। जो जंगल की आग से धरती झुलस रही है, आर्कटिक बायोम अधिक कार्बन को अस्वीकार कर रहा है। डे बाय डे हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से कई सारे क्लाइमेटिक चेंज हमें दिखाई पड़ते हैं। वही जो पहले आर्कटिक बायोम जोन होता था वो कार्बन को अब्जॉर्व करता था, कार्बन सिंक के नाम से जाना जाता था, लेकिन वही हाल ही में अब एक कार्बन सोर्स की तरह काम करने जा रहा है और कर रहा है, और जिससे हमारे देश पे कई सारे इफेक्ट पड़ने वाले हैं। इसके अलावा हम साइंस से भी पदार्थ और प्रतिपदार्थ के बारे में जानेंगे तथा नेक्स्ट है भारत की चीन पहेली को समझना, कैसे चीन अपने सिक्योरिटी, अपने टेरिटोरियल को एक्सपेंड करता जा रहा है और वो इंडिया के टेरिटोरियल सोवरेनिटी के लिए कैसे डेंजरस हो सकता है। ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं अपने आज रेपो रेट के बारे में। आखिर रेपो रेट क्या है और जो गवर्नमेंट है, जो आरबीआई है, उसने क्या किया है। तो हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति, जिसको कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, मौद्रिक नीति समिति या फिर हाँ, मौद्रिक नीति समिति ये एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर को बनाया जाता है। आरबीआई गवर्नर जो होते हैं इसके चेयरपर्सन होते हैं। ये नॉर्मली गवर्नमेंट के साथ मिलकर इनिशिएट किया गया था और बनाया गया था ताकि इन्फ्लेशन रेट को देखा जा सके और उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा एमपीसी में 6 मेंबर होते हैं। बाकी के मेंबर जो हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है। एक होता है डिप्यूटी चेयरमैन। तो 3 पर्सन बिलोंग टू द आरबीआई वेयर एज रेस्ट पर्सन बिलोंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है अपने में से। इसीलिए अगर एमपीसी में अगर बात किया जाए कि क्या सिर्फ आरबीआई के लोग ही शामिल होते हैं, तो नहीं, इसमें गवर्नमेंट के लोग भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि जो हमारा अभी के टाइम पे ट्रेड वॉर चल रहा है उसके वजह से कई सारे हम अनुमान लगा रहे हैं जीडीपी रेट से रिगार्डिंग, या फिर या इंक्रीज इन्फ्लेशन होगा या नहीं होगा, उसको कटौती करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, आरबीआई है, उसको 6% कटौती कर दी है। जैसे 25 आधार अंकों में तो 1 होता है 0.1 बीपीएस,
1% दैट इज 0.1 बीपीएस। वही अगर 25 की बात किया जाए तो 2.5 की बात हो जाएगा। इससे आरबीआई क्या करवा रहा है कि जो पीपल है उसको आसानी से लोन मिल सके। रेपो रेट वो रेट होती है जिसमें जो आरबीआई है वो जो सेंट्रल बैंक है वो रेस्ट कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है। अगर लोन प्रोवाइड कर रही है तो इससे जो नॉर्मल पीपल है वो ज्यादा से ज्यादा लोन कैरियर ले पाएंगे, और अगर लोन ले पाएंगे तो वो अपने बिजनेस को भी डेवलप कर पाएंगे, जिससे इंडिया के लिए काफी बेनिफिट होगा। अगर रेपो रेट में कम किया जाता है मतलब वो बेनिफिट करेगा इंडिया के लिए और इंडिया के पीपल के लिए। वेयर एज अगर रेपो रेट के इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाता है तो वो लोन लेने से रोका जा सकता है। ये रेपो रेट में बढ़ाना और घटाना इसी वजह से किया जाता है ताकि जो मनी है, जो लिक्विडिटी है, उसको मार्केट में या तो फ्लो किया जाए या मार्केट में से मनी को कंट्रोल किया जाए। रेपो दर वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, वर्तमान में इसको 6% है। आधार बिंदु 1 बीपीएस दैट इज 0.01%, वही इसलिए 25 बीपीएस 0.25%। इससे क्या होगा, एमपीसी ने आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली 6 सदस्य मौद्रिक नीति समिति है जो मैंने बता दिया। इसमें सिर्फ गवर्नर ही नहीं रहता है बल्कि गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए गए कुछ और मेंबर भी रहते हैं। आरबीआई आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए आगे की दरों में कटौती के लिए तैयार है, ताकि अगर वो आगे के दर में कटौती करेंगे तो लोग उससे ज्यादा पैसे लोन लेंगे, और ज्यादा पैसे लोन लेंगे तो वो अपने कमर्शियल डेवलपमेंट करना स्टार्ट करेंगे। दर कटौती का प्रभाव ऋण, घर, ऑटो आदि सस्ते हो जाते हैं, बचत रिटर्न कम हो सकता है। विकास पूर्वानुमान चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित कर 6.5% कर दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा भारत के लिए निहितार्थ, भारत के लिए क्या हो जाएगा, इससे क्या जरूरी है, तरलता को बढ़ावा देता है, जो लिक्विडिटी है उसको बढ़ावा देता है मार्केट में, और उधार लेने की लागत को कम करता है। अगर आप रेपो रेट की दर कम हो जाएंगे तो अगर आप कमर्शियल बैंक से जाकर लोन लेते हैं तो आपके इंटरेस्ट को कम कर दिया जाता है। फायदा यह है कि अगर हमने इंटरेस्ट कम कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होने से वो कई सारे लोन लेंगे कम इंटरेस्ट रेट पे और अपने बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बिजनेस स्टार्ट होगा तो हमारे लोगों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो वेजेस क्रिएट करेगा हमारे पीपल के लिए, एज वेल एज लेबर सिस्टम भी क्रिएट करेगा। मांग को बढ़ावा दे सकते हैं खासकर रियल एस्टेट, ऑटो, एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में, लेकिन सावधि जमा और छोटी बचत पर रिटर्न भी कम कर सकता है। मुद्रास्फीति की तुलना में विकास में मंदी के बारे में आरबीआई की चिंता को दर्शाता है। ये अगर इस चीज को कम किया है तो इसका मेन रीजन है कि इन्फ्लेशन और आने वाले टाइम में कैसे जीडीपी के जो ग्रोथ है वो कम हो सकते हैं। अहम ट्रेड वॉर देख रहे हैं जहां पे रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया जा रहा है। चाइना कभी यूएसए के अगेंस्ट में और भी ज्यादा 84% तक के टैक्सेस लगा दिए गए हैं, अभी के टाइम पे लगाएगा। और वही अगर अमेरिका भी चाइना, मैक्सिको और इंडिया जैसे कंट्री पे रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया जा रहा है। इससे क्रिएट होता है कि कैसे ग्लोबल वॉर, एक ट्रेड वॉर की तरह हम जा रहे हैं, और इससे जो नुकसान होगा वो हमारे नॉर्मल लोगों पे ही होने वाली है। एमपीसी का गठन आरबीआई अधिनियम 1934-2016 में संशोधित के तहत किया गया था। ब्याज दरें तय करने के लिए यह द्विमासिक बैठक करता है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा लक्ष्य के रूप में 4% या ±2% सीपीआई मुद्रास्फीति, ये सारी चीजों के बारे में बात करने के बाद आरबीआई जो एमपीसी है वो आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत बनाया गया था, जिसको 2016 में अमेंड किया गया। अमेंड इसी वजह से किया गया, साथ ही साथ ये जो क्वार्टरली 2 मासिक होता है उस पे ये डिस्कशन करते हैं ब्याज दर पे। अगर इससे रिगार्डिंग अगर हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखें तो हम देखेंगे रेपो दर में परिवर्तन सीधे वाणिज्यिक, हाँ, रेपो दर में परिवर्तन सीधे वाणिज्यिक बैंकों की उधार दरों को प्रभावित करता है। एक उदार नीति रुख यह संकेत देता है कि आरबीआई भविष्य में ब्याज दरें बढ़ा सकता है। मौद्रिक नीति समिति में केवल आरबीआई के सदस्य होते हैं। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है? तो जैसा मैंने बताया, आरबीआई में सिर्फ
आरबीआई के सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि उसमें गवर्नमेंट के भी सदस्य होते हैं। 6 सदस्य से बनी हुई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। इसी वजह से तीसरा जो है ऑप्शन वो हमारा पूरे तरीके से गलत होता है, और फिर आंसर हमारा क्या बचेगा, केवल 1। नेक्स्ट है हमारा केरला और तमिलनाडु, जो संयुक्त रूप से नीलगिरी जो एनिमल है, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो ये नीलगिरी एनिमल है। नीलगिरी जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते, क्या कहते हैं, नीलगिरी ट्रैगस हाइलोक्रियस, ये इसका साइंटिफिक रूप है, साइंटिफिक नेम है। IUCN के लिस्ट में ये अभी इंडेंजर्ड में आता है, ठीक है, इंडेंजर्ड है। IUCN होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसको बनाया गया ताकि जितने भी एक्सटिंक्ट एनिमल है जो खत्म हो रहे हैं उसको बचाने का काम किया जा सके। और IUCN क्या करता है कि सारे एनिमल्स को देखता है, स्टडीज करता है, एंड कई सारे एनिमल्स के एक्सटिंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया है। बेसिकली अगर देखें तो जो 3 एनिमल है, जो 3 क्राइटेरिया है, उसको काफी थ्रेटेंड माना जाता है, एंड दैट इज द वन इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। ये जो है ये काफी थ्रेटेंड है, और अगर इसके थ्रेटेंड होने से हमारे जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर भी काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है। साथ ही साथ एक डाटाबेस के लिए हम एक पढ़ाई करने के लिए, उसके डाटा को कलेक्ट करने के लिए एक इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप्स को देखते हैं, जो कि क्या करता है, इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। लेट्स बैक टू द नीलगिरी। अभी के टाइम पे ये लुप्त हो चुका है। इसका मेन जगह कहाँ है, सिर्फ पश्चिमी घाट। ये कहाँ पे लुप्त हो रहा है, पश्चिमी घाट के साइड, जो वेस्टर्न घाट है उधर के साइड, ईस्टर्न घाट के साइड नहीं, क्योंकि यह निवास कहाँ करता है, पर्वतीय घास के मैदान में। जो पर्वतीय घास का मैदान है उसको हम क्या कहते हैं, पर्वतीय घास का मैदान जो वेस्टर्न घाट पे नॉर्मली पाया जाता है। माउंटेन यूंगलेट इज बीइंग कंडक्टेड टू कमेमोरेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इराविकुलम नेशनल पार्क। जो इराविकुलम नेशनल पार्क है उसके भी 50th एनिवर्सरी को मनाने के लिए हम लोग नीलगिरी के नंबर को फाइंड आउट कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे होगा। साथ ही साथ इसकी जनगणना की मेथड क्या है, सीमाबद्ध गणना मेथड। सीमाबद्ध गणना मेथड वो मेथड होती है कि अगर जो चीजें विजिबल ना हो पाए, अगर ऑब्जर्व ना किया जा सके या काउंटिंग करने में दिक्कत है, तो आप कई सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कैमरा ट्रैप या पैलेट विश्लेषण, अनुवांशिक नमूनीकरण, इस सब तरीकों से कैमरा के थ्रू आप एक जो एनिमल है उसको ऑब्जर्व करोगे, और उसी को सीमाबद्ध गणना विधि कहा जाता है। इसको अगर देखा जाए कहाँ कहाँ पे गणना की जाएगी, तो केरल में देखेंगे 21 प्रभाव में 89 ब्लॉक है, तमिलनाडु में 176 है, टोटल 1300 जनगणना टीम के सदस्य है, और किस भाग में, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी तहर की सबसे बड़ी आबादी यहीं पे पाई जाती है। जनगणना का महत्व क्या है, कि अगर इसके बारे में पता होगा तो हम एक अपने इंडेंजर्ड एनिमल को बचा सकते हैं, उसको पूरे तरीके से क्रिटिकली इंडेंजर्ड होने में या वल्नरेबल होने में, मतलब हम नीलगिरी को थ्रेटेंड के पोजीशन से हटाकर एक सही जगह पे रख सकते हैं। तो सटीक अनुमान सुनिश्चित करने के लिए राज्यों में पहला समन्वित प्रयास है। सबसे पहले ये केरला एंड तमिलनाडु मिलकर इसको प्रयास को कर रहे हैं। इसमें अंतर राज्य समन्वय के लिए भी उपयोगी है। ये किस परिवार से आता है, तो बोविडे परिवार से ये आता है। एंड साथ ही साथ ये खतरे, आवास का नुकसान, जलवायु परिवर्तन, आक्रामक प्रजातियां, विखंडन, इस वजह से और सबसे ज्यादा पोचिंग के वजह से अपने जो एनिमल है वो इंडेंजर्ड होते जाते हैं और यह पूरे तरीके से खत्म हो जाते हैं।
तमिलनाडु का यह एक स्टेट एनिमल है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चन में देखें, यह पूर्वी घाटों के लिए स्थानिक है, ठीक है। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, तो ये इधर लिखा है, या पूर्वी घाटों के लिए स्थानिक है, दैट मीन ईस्टर्न घाट। इसे IUCN रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह केरल का राज्य पशु है। यह पश्चिमी घाट के परिवर्तनीय घास के मैदानों में निवास करता है। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह पूर्वी घाटों के लिए स्थानिक है, नहीं, यह वेस्टर्न घाट में है, पश्चिम के साइड में है। इसे IUCN रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय किया जाता है, यस। तो पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। थर्ड देखते हैं, यह केरल का राज्य पशु है, नहीं, ये केरल का राज्य पशु नहीं है, ये तमिलनाडु का है। उसके वजह से थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है, और आंसर हमारा क्या होता है? सिर्फ 2 and 4। अब ये देखो, हाल ही में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और बेसिकली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है ये वाला CCS, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो अपने PM होते हैं। PM के अलावा इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये लोग CCS में काम कर रहे होते हैं। CCS का मेन मोटिव ये है कि जितने भी डिफेंस से रिगार्डिंग इशू है या सिक्योरिटी से पर्पस जितने भी चीजें हैं, उस सिक्योरिटी को देखता है और डिस्कशन करता है। तो जो राफेल है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के फैसले के थ्रू आया हुआ है। राफेल M जो है, हमने फ्रांस से अभी 63,000 करोड़ दे के उसको परचेज किया है। और राफेल M जेट, ये फ्रांसीसी रक्षा मंत्री की भारत यात्रा के दौरान औपचारिक हस्ताक्षर की उम्मीद है। तो ये उम्मीद किया जा रहा है कि इस लेटर इन मंथ जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट आएंगे, और इस जो ट्रिटी है जो बहुत दिनों से चले हुए आ रहा है, जो रिलेशन डेवलप करना चाह रहे हैं फ्रांस मिलिट्री के थ्रू, जो हम कोरोना एक्सरसाइज करते हैं फ्रांस के साथ, और अपने जो सिक्योरिटी है उसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रेटेजिकल रिलेशन डेवलप करने के लिए भी हम ये सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं। इनिशिएटिव लेने से हमारे फ्रांस के साथ रिलेशन और अच्छा बनेगा। साथ ही साथ हमने इनके फ्रांसीसी रक्षा मंत्री की भारत यात्रा के दौरान, और प्रेसिडेंट फ्रांस के रक्षा मंत्री के दौरान आएंगे, तो जो भी हमने किया हुआ है ये डील, वो एक कंक्लूड करने की बात की जा रही है। 26 राफेल M मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ रुपए के सरकारी सौदे को मंजूरी दे दी गई है। हम कितने अब विमान खरीद रहे हैं? हमारे पास टोटल 26 विमान होगी, जिसमें से 22 सिंगल सीटर कैरियर हैं जो कैपेबल हैं, वेयर एज 4 ट्विन सीटर ट्रेनर जेट है जो इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है कि अगर देखा है कि नेवी के पास अपना जो एक फ्लैट नेवी में आगे के साइड एक रहता है, उसके ऊपर जो फ्लाइट को लैंड करने या उसको कैरी करने के लिए जरूरत होती है, उसको एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। हमारे जो इंडिया में है, पहले से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है वो हम लोग रसिया से लिए हुए हैं, वेयर एज जो एक अपना इंडिजिनस बिल्ट है वो हमने खुद अपना बनाया हुआ है। जो राफेल का है वो सौदे का क्या है, सरकार से सरकार, डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इस चीज को ट्रीटी किया जाएगा। कुल लागत कितना हो रहा है? 63,000 करोड़। डिलीवरी समय सीमा, हस्ताक्षर के 3.5 साल बाद शुरू, 6.5 साल में पूरा हुआ। कितना सब कुछ स्टार्टिंग 3.5 साल से शुरू होके, और अभी 6.5 साल लग चुका है इसको काम करते करते। ये कितना अनुकूल है, कितना एफिशिएंट है। तो जो सिंगल सीटर कैरियर है वो कैपेबल है एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, वेयर एज ट्रेनर वाली जो है वो अभी तक
कैपेबल नहीं है, तभी भी राफेल एम को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके इंडिया में यूज करने की जरूरत है। उसको थोड़ा राफेल एम जो फ्रांस में जिस तरीके से किया जा रहा है उसको स्लाइटली मॉडिफाई करेंगे, तब इंडिया में हम यूज कर सकते हैं। वर्तमान में वाहक लड़ाकू विमान कौन सा है? मिग-29 के विकासधीन स्वदेशी जेट ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर, ये भी हमारे पास एक है। संबंधित अभ्यास वरुणा अभ्यास जो हम फ्रांस के साथ करते हैं, और जो राफेल एम जो जिसको उसकी एफिशिएंसी को दिखाया गया है वो हम वरुण अभ्यास में ही दिखाए हैं, और फ्रांस के वाहक चार्ल्स डी गॉल पर राफेल एम का प्रदर्शन किया गया है। लिफ्ट अनुकूलता, भारतीय वाहक लिफ्टों में फिट होने के लिए राफेल एमजेट को मामूली संशोधनों की आवश्यकता है। एज आई हैव सेड कि भारत में अगर राफेल एम का काम करेगा तो उसको स्लाइटली मॉडिफाई करके हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रांस की टेक्नोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है, हमारी टेक्नोलॉजी में उतनी ज्यादा एफिशिएंसी के लिए नहीं जो है अभी, इसी वजह से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। पिछला आईएफ सौदा क्या हुआ था? 36 राफेल हमने 2016 में लिया था फ्रांस से, पर ये इंडियन एयरफोर्स के लिए लिया गया था। स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौदा प्रोजेक्ट 75 के तहत 3 औरों के लिए सीसीएस की मंजूरी का इंतजार है। स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौदा या प्रोजेक्ट 75 क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग इनिशिएटिव लिए हैं कि डीजल से रिगार्डिंग हम डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन बनाएंगे और इंडियन नेवी को प्रोवाइड करेंगे। और ये किससे रिगार्डिंग है? डीजल इलेक्ट्रिक अटैक। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ स्टॉर्म के बारे में हम समझ जाते हैं। राफेल एम फ्रांसीसी डसॉल्ट राफेल लड़ाकू विमान का समुद्री संस्करण वाहक संचालन के लिए उपयुक्त। जो जिस तरीके से आईएएफ में राफेल है उड़ाने के लिए, उसी तरीके से राफेल एम जो एम है वो मरीन से रिगार्डिंग है, मतलब हम इसको समुद्र के लिए यूज कर रहे हैं। सीसीएस क्या हुआ है? जो मैंने बताया, पीएम की अध्यक्षता वाली सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने सभी प्रमुख रक्षा अधिकारियों को मंजूरी दी। इसमें पीएम क्या होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं, और उनके अलावा बाकी सारे मिनिस्टर्स होते हैं। उन्हीं के मिलने के बाद ही सीसीएस अपनी फैसला कोई लेती है। टेट बीएफ डीआरडीओ एचएचआर द्वारा नौसेना के लिए विकसित किया जा रहा स्वदेशी ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू विमान। टेट बीएफ जो इंडिया के थ्रू इंडिजिनसली बिल्ट है, ये भी एक तरीके का लड़ाकू विमान है, और ये नौसेना के लिए विकसित किया जा रहा है। ट्विन इंजन इसके अंदर होगा, ट्विन इंजन डेक है इसके अंदर, इसी वजह से एक लड़ाकू विमान जैसा काम कर रहा है। प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बी परियोजना जिसके तहत एमडीएल मुंबई में 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बनाई गई है। स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी इसमें बनाया गया है, और ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक जैसा बनाया गया है पनडुब्बी, जो पानी के नीचे थोड़ा रहेगा, उसको कहा जाता है पनडुब्बी। स्काई जंप विमान लॉन्च करने के लिए भारतीय वाहकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक फ्रांसीसी वाहक द्वारा इस्तेमाल नहीं की गई। स्काई जंप क्या होता है कि थोड़ा सा ऐसे स्लाइटली ऊंचा रहता है, जिसपे जो फ्लाइट आता है फिर यहाँ पे या तो अपना यहाँ स्टे करता है, रहता है, और फिर उसके बाद ये या तो इसी से उड़ता है। तो ये स्काई जंप होता है, जिसमें फ्रांसीसी यूज नहीं करते, बल्कि बट इंडिया के लिए ये जरूरी होता है। अरेस्टर केबल टेल हुक के माध्यम से विमान वाहक पर लैंडिंग विमान को पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोगी किए जाने वाले उपकरण। अगर हम देखें राफेल एम लड़ाकू जेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो इसका आंसर क्या है? तो क्वेश्चन क्या है? वे जुड़वा इंजन वाले वाहक आधारित लड़ाकू जेट है। यस, राफेल एम जेट पहले से ही भारतीय वायुसेना के साथ सेवा में है। नहीं, हमारे पास राफेल था, केवल राफेल एम नहीं है। वे भारत द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्काई जंप प्रकार के विमान वाहक से संचालित हो सकते हैं। यस, राफेल एम को प्रोजेक्ट 75 के तहत एचएचएल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है। नहीं, हम किससे ले रहे हैं? फ्रांस से ले रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है, वही सेकेंड ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो सिर्फ ऑप्शन क्या बचा? 1 और 3। ये है नेचर से रिगार्डिंग, जो इन्वायरमेंट है अपना सब्जेक्ट, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिगार्डिंग कैसे वाइल्ड फायर के थ्रू
क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग से हमारा जो सॉइल है वो ड्राई हो रहा है। इस तरीके से एक विशियस साइकिल चलता हुआ जा रहा है। तो अभी आया है कि कैलिफोर्निया में ईटन फायर जनवरी 2025 से लेकर जापान के ओफुनाटो फरवरी 2025 में लगी आग तक दुनिया भर में जंगली आग की घटनाएं लगातार और तीव्र होती जा रही है, जिसको वाइल्ड फायर कहते हैं। जो अभी लॉस एंजलिस में भी हमने देखा कैसे वाइल्ड फायर इंक्रीज हो गया है। उससे सिर्फ न ही स्पीसीज के नुकसान होते हैं बल्कि हम लोगों के भी नुकसान हो रहा है। नेचर क्लाइमेट चेंज में नए शोध से पता चलता है कि आर्कटिक बोरियल जोन जो एबीजेड जो कभी कार्बन से था अब शुद्ध कार्बन स्रोत बन गया है। आर्कटिक बोरियल जोन नॉर्मली हम अलास्का, साइबेरिया एज वेल एज नदर्न यूरोप के सारे एरिया को लेते हैं। एंड आर्कटिक बोरियल जोन वो जोन होता है जिसमें नॉर्मली ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, टुंड्रा ये सारी चीजें होती है। इससे क्या होता है कि कार्बन ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करने की पावर इनके अंदर होती है। लेकिन अगर फॉरेस्ट ही जल जाएंगे तो कार्बन सिंक जो चीजें थी अब उसके बाद वो कार्बन का एक इम्पोर्टेंट सोर्स बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कैसे आग लग रही है, हर एक जंगल में घर जल रहे हैं, घर के अलावा लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। A new study has found Arctic boreal zone begin to turn into carbon source before 1990, and it was helped by Eastern Siberia fires in 2003 and Timis wildfire in Canada in 2012. The CO2 released in those 2 years for exceed amount of zone alone was able to absorb. तो जो हमें वाइल्ड फायर देखा है हमने यहाँ पे देखा 1990 में पहले आर्कटिक बोरियल जोन में ये सब हो रहा है। ईस्टर्न साइबेरिया फायर 2003 ने इसको और ज्यादा इंक्रीज किया। टिमिनिस वाइल्ड फायर इन कनाडा 2012 में। तो जो पहले जोन एक कार्बन सिंक के नाम से जाना जाता था वही आज के टाइम पे कार्बन सोर्स के नाम पे जाना जाने लगा है। पूर्वी साइबेरिया में आग 2003 में लगी हुई है और टिमिनिस में आग कनाडा 2012। भारी मात्रा में CO2 उत्सर्जन इनके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा भारी मात्रा में हुआ। इंडिया में भी हम देखते हैं कि उत्तराखंड जैसे इलाकों में जो वाइल्ड फायर है वो होता जा रहा है। हमारे पास हॉटस्पॉट की एरिया कम होती जा रही है लेकिन वाइल्ड फायर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईटन और पैलिसेडिस में आग कैलिफोर्निया 2025 28 प्लस लोगों की जान गई, 14 प्लस संरचनाएं नष्ट हुई, 16,000 हेक्टेयर जल गए। मतलब ये जो नुकसान है वो सिर्फ स्पीसीज का नहीं बल्कि ह्यूमन का भी हो रहा है, लोगों के प्रॉपर्टी का भी हो रहा है, रिसोर्सेज का भी हो रहा है। ओफुनाटो सिटी में आग जापान 2025 50 वर्षों में सबसे बड़ी 2900 हेक्टेयर प्रभावित हुई है। CMS रिपोर्ट जंगल की आग से 8 लाख टन कार्बन उत्सर्जित हुआ। जनवरी 2015 की तुलना में ये 4 गुना सबसे ज्यादा अधिक है। तो ये किसकी रिपोर्ट है? CAMS की रिपोर्ट है। नाउ आर्कटिक बोरियल जोन आई हैव एक्सप्लेन। आर्कटिक बोरियल जोन क्या होता है? अलास्का, साइबेरिया, उत्तरी यूरोप के कुछ हिस्सों को कवर करता है ये, और दुनिया का सबसे बड़ा भूमि आधारित बायोम जो पहले एक प्रमुख कार्बन सिंक था। भूमि आधारित बायोम जिसको टेरेस्ट्रियल बायोम कहते हैं, इसके अंदर सारे ग्रासलैंड होता है, टुंड्रा होती है, फॉरेस्ट होता है। उसकी वजह से जो कार्बन की कैपेसिटी है वो सिंक करने के काफी ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन डे बाई डे वाइल्ड फायर के होने से कार्बन सिंक अब कार्बन सोर्स बनता जा रहा है। परमाफ्रोस्ट, अंकुरधारी वन, टुंड्रा, अर्ध भूमि ने सदियों से कार्बन का भंडारण किया है। तो ये सारे चीजें जो है एक क्या बनाते हैं? आर्कटिक बायोम जोन बनाते हैं ये सारे। अब इस अध्ययन से हमें निष्कर्ष क्या मिलता है कि हम पाते हैं कि जो एबीजेड एक कार्बन स्रोत बन गया था, अब वो 1990 से पहले जो था अब वो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होने से क्या हो रहा है कि जो फ्रोजन चीजें हैं वो पिघल रही है, पौधों में परिवर्तन और सूक्ष्म जीवों का अपघटन उत्सर्जन को बढ़ा रहा है। तो जब अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिकम्पोज होता है उससे भी कई सारे कार्बन जो सॉइल के अंदर जा रहा है या बाहर निकल रहा है वो पूरा एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है। अलास्का 44%, उत्तरी यूरोप 25% और साइबेरिया 13%
शीर्ष नए उत्सर्जन क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो भी डिकम्पोज हो रहा है वो अलास्का में से हमें कितने % कार्बन निकल रहे हैं, 44%, उत्तरी यूरोप में 25 और साइबेरिया में 13% हमें निकल रहे हैं। अब क्या हो रहा है, इससे जो एक लूप तैयार होता जा रहा है, एक विशेष साइकिल तैयार होती जा रही है। जैसे जंगल में आग लगेंगे, जंगल में आग लगेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, उससे ड्राई सॉइल होगा और अधिक आग लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक विशेष साइकिल होता जा रहा है एंड प्राकृतिक कार्बन सिंक शुद्ध उत्सर्जन बन गए हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन बिगड़ रहा है। तो डे बाय डे अगर ऐसे ही वाइल्ड फायर होते रहे, ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग होते रहे, तो बहुत जल्द ही मोस्टली स्पीशीज गायब हो जाएंगे और जंगलों में आग लगनी शुरू हो जाएगी। अगर यही इंडिया का कॉन्टेक्स्ट देखें तो वाइल्ड फायर से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इंडिया में हीट वेव अधिक चल रहे हैं। उसके अलावा जो उत्तरी पश्चिम उत्तर पूर्व और मध्य भारत के प्रतिदक्ष 0.1%, 0.4 डिग्री, 0.1 डिग्री और 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है। भारत में जंगल की आग से सालाना 69 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहा है और आग के हॉटस्पॉट कम हो रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड अभी भी संवेदनशील है। लिंक की गई रिपोर्ट जो इसमें हमने किस किस के रिपोर्ट के बारे में पढ़ा है, तो हमने भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बाद 2024 में ये सारी चीजें हैं वो बताई है। सीएमएस के रिपोर्ट, कोपर्निकस एयर मॉनिटरिंग सर्विस, जो ऊपर का था कि जंगल में ये जो आग लगी है, ये कोपर्निकस की रिपोर्ट है। एज वेल एज हमने 2024 के आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड और नासा का टेरा और एगा सैटेलाइट डेटा के बारे में पढ़ाई की। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि आर्कटिक जैसे प्राकृतिक कार्बन सिंक कार्बन स्रोतों में बदल रहे हैं। इस उलटफेर को संबोधित करने के लिए कारण, निहितार्थ और संभावित रणनीतियों पर चर्चा करें। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, क्योंकि वाइल्ड फायर है, इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, और इसके रणनीति क्या हो सकते हैं कि लोग ग्लोबल लेवल पे इसके साथ एक जितने भी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज है उसको सही तरीके से माना जाए और सारे देश के साथ मिलकर इसके लिए काम किया जाए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाया जाए ताकि ड्राई सॉइल को होने से रोका जा सके। Our next concept is matter versus antimatter. Now, what is matter and antimatter? जब अपने बिग बैंग माना जाता है कि ये दोनों का जो ओरिजिन है वो बिग बैंग से हुआ है। बिग बैंग थ्योरी जो कि एक स्मॉल न्यूक्लियस था एंड धीरे 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 बढ़ा, वो इरप्ट हुआ, इतनी ज्यादा उसके अंदर डेंसिटी थी। तो मैटर क्या होता है, मैटर ऐसी चीज जो आपके स्पेस को कवर करे। ठीक है, तो मैटर की वजह से एटम्स ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर, मैटर क्या होता है कि वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान होते हैं और जो स्थान घेरता है परमाणुओं और अणुओं से बना होता है। जो कोई स्थान घेरता है, जिसकी अपनी मास होती है, साइज होता है, शेप होता है, वो एक मैटर है। तो जो हम मैटर है उसके तीन स्टेट होते हैं। जैसे स्टेट हो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड सॉलिड में एक निश्चित आकार और आयतन होता है, लिक्विड होती है जिसकी कोई निश्चित आकार नहीं है, एंड गैस की तो बिल्कुल भी आकार नहीं होती, उसके पार्टिकल इधर उधर रहते हैं। जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा है और ये आयनिक कणों से मिलकर बनता है। ये नॉर्मली हम कहाँ मिलते हैं, ऊर्जावान वातावरण में ये नॉर्मली पाया जाता है, तापमान और दबाव से प्रेरित, जैसे पिघलना, वाष्पीकरण, संघनन। अब नाउ बैक टू व्हाट इज मैटर एंड एंटी मैटर। तो मैटर एंड एंटी मैटर इज नथिंग बट इट इज अपोजिट ऑफ समथिंग। अगर एक मिरर के सामने अपने आप को रखे तो हम अलग रहेंगे, सामने वाला भी जो हमारी ही परछाई होगी, लेकिन कुछ चीजें उनमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस पाएंगे। तो मैटर भी जब बिग बैंग थ्योरी इरप्ट हुआ तो साथ ही में सिर्फ मैटर ही नहीं आया, लेकिन साथ में एंटी मैटर भी आया। एंटी मैटर के फीचर्स क्या होते हैं कि जो मैटर में पॉजिटिव चार्जेस होती है वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में बदल जाती है। जैसे प्रोटॉन अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे एंटी प्रोटॉन होगा, फिर न्यूट्रॉन वो एंटी न्यूट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। तो जो चीजें इधर नेगेटिव होगा वो उधर पॉजिटिव होगा, उसको कहा जाता है एंटी मैटर। और हाल ही में हम देखते हैं कि
सर्न के लॉर्ड्स हेड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी प्रयोग के भौतिक विदों ने बोरियन नामक कणों के एक वर्ग में चार्ज पैरिटी उल्लंघन के पुष्ट साक्ष्य की सूचना दी है, जिसको चार्ज पैरियट वायोलेशन या सीपी वायोलेशन कहा जाता है। सीपी वायोलेशन एक तरीका, एक प्रोसीजर है ये जानने के लिए कि जो कोई भी चीजें हैं वो उसमें स्लाइटली डिफरेंसेस है। अगर इस पूरे यूनिवर्स में एक मिरर हम रख दे और मिरर को देखेंगे कि जो यूनिवर्स इधर के साइड है सेम यूनिवर्स मिरर के साइड भी होगा, लेकिन जो हमें राइट में दिखाई दे रहा है सामने हमें लेफ्ट दिखाई देगा। तो ये समझना मुश्किल है कि हम क्या एंटी मैटर के साइड में रह रहे हैं या फिर मैटर के, हम किस वे में रह रहे हैं। उस स्लाइटली डिफरेंस को पता करने के लिए हमें सीपी वायोलेशन की जरूरत होती है, जो चार्ज पैरिटी वायोलेशन। और ये किसके थ्रू हमें पता चला है? लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी के प्रयोग से। Atoms of matter and antimatter have the same mass but opposite electrical charge and different quantum numbers। तो सब कुछ सेम होता है, बस चार्ज अलग हो जाते हैं और उसके क्वांटम नंबर भी अलग हो जाते हैं। हमें किसके थ्रू पता चला है ये स्रोत कि जो है देयर इज अ सीपी वायोलेशन, मतलब कुछ पार्टिकल में चेंजेस हैं, जो चार्ज सिमेट्री है वो सिमेट्रिकल नहीं है बल्कि उसके अंदर सीपी वायोलेशन भी होता है। तो कृत्रिम सी जैसे कण त्वरक बिग बैंग जैसी स्थितियों का अनुकरण करते हैं जिससे प्रतिकरण उत्पन्न होता है। तो ये जो है एलएचसी, ये हमारे यूनिवर्स के बारे में पढ़ाई कर रहा है कि क्या यूनिवर्स हम जिसमें रह रहे हैं वो सही वाले में है या मैटर वाले कॉन्सेप्ट में है या फिर एंटी मैटर के जगह पर है, वो कौन सा बिग बैंग है जिसमें हम रह रहे हैं। मुख्य अवधारणा और परिभाषाएं: सीपी उल्लंघन, चार्ज समता उल्लंघन, चार्ज संयुग्म सी और समता परिवर्तन पी के संयोजन के तहत पदार्थ और प्रतिपदार्थ समकक्षों के व्यवहार में विसंगति को संदर्भित करता है। तो सीपी वायोलेशन हम यूज करते हैं ताकि मैटर एंड एंटी मैटर के बीच में स्लाइटली डिफरेंसेस को पता कर सके कि क्या दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है, उसके लिए हम सीपी वायोलेशन का यूज करते हैं। नया खोज से हमें क्या पता चला है? एलएचसीवी ने क्या खोजा कि भौतिकविदों ने लैम्डा बी कण नामक एक बैरियर का अध्ययन किया जो अप डाउन और बॉटम क्वार्क से बना है। क्वार्क एक बेसिक यूनिट बिल्डिंग है जो अगर कोई भी फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ मैटर देख रहे हैं, कुछ उसके अगर अंदर और ऑब्जर्व करें तो एक पार्टिकल अंदर और ऑब्जर्व करें तो बहुत से ऐसे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन घूम रहे हैं, एंड अंदर और भी अगर जो स्मॉल पार्टिकल होता है उसको क्वार्क कहते हैं और वो बहुत सारे लेवल पे होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, जैसे अपर बॉटम लोअर, ये सारे तरीके से क्वार्क होता है। तो ये क्वार्क को बोरियन के अंदर के क्वार्क को पढ़ाई किया और उसके बाद इसने लिखाया कि जो एंटी मैटर है वो एक छोटा लेकिन सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर पाया गया जो सीपी उल्लंघन को दर्शाता है। मतलब उसके अंदर जो है दो बोरियन पढ़े अगर हम देख रहे हैं तो सीपी वायोलेशन इधर हम पाए। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग इंडिया चाइना कॉन्ड्रम, किस तरीके से चाइना डे बाय डे अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन को बढ़ाया जा रहा है। अभी हम देखते हैं कि इसका जो न्यूज में क्या था कि सी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन की भू राजनीतिक और सैन्य स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है जो डेंग शियाओपिंग के युग और हू जिनताओ के अधिक संतुलित कूटनीति से तीव्र बदलाव को दर्शाता है। तो अभी के टाइम पे जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उनके जियो स्ट्रेटेजिकल तरीका काफी अलग है, उनकी जो देश चलाने की स्थिति, फॉरेन पॉलिसी, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ये सब कुछ अपना अलग है बाकी पिछले प्रेसिडेंट से जिनका नाम था डेंग शियाओपिंग और हू जिनताओ। समकालीन चीन अपने साम्राज्यवादी अतीत से तेजी से प्रेरणा ले रहा है, ऐतिहासिक पीड़ित होने की कहानी को पोषित कर रहा है और अपने भविष्य के लिए एक मुखर दृष्टि पेश कर रहा है। इस विकास का उसके पड़ोसियों विशेष रूप से भारत पर सीधा प्रभाव पड़ता है क्योंकि दोनों राष्ट्र बीच में सहयोग और बार बार टकराव की विशेष वाली जटिल संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि चाइना किस तरीके से अपने हिस्टोरिकल चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने टेरिटोरियल को एक्सपेंड कर रहा है। अगर वो अपने टेरिटोरियल एक्सपेंड करेगा उसकी सॉवरेनिटी इंक्रीज होगी और सॉवरेनिटी की वजह से, उसके अलावा टेरिटोरियल एक्सपेंशन की वजह से अपने पड़ोसी
जो देश है, जो इंडिया का पड़ोसी देश है, उसके ऊपर भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो इन्फ्लुएंस होने के वजह से अभी के टाइम पे हम देखेंगे कि हमारे लिए काफी मुश्किल हो पाएगा। हाल ही में अगर हम देखें तो बांग्लादेश की शेख हसीना हट गई है, जो कि एक इंडिया की सपोर्टर थी, प्रो इंडियन थी, लेकिन उनके वजह से, उनके हटने के वजह से अब बांग्लादेश ने कई सारे स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट लोकेशन पे चाइना को अपना ट्रेड करने के लिए राइट दे दिया है। एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया के टेरिटोरियल सॉवरेनिटी पर एक खतरा मंडरा रहा है। शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने समकालीन क्षेत्रीय दाव को सही ठहराने के लिए अधिक ऐतिहासिक विरासत, विशेष रूप से किंग राजवंश की विरासत का तेजी से आह्वान किया है। जैसे देवसांग 2013 और डेमचोक 2016 से लेकर डोकलाम 2017 और गलवान 2020 तक हिमालय में सीमा पर उकसावे की घटनाएं घटित ऐतिहासिक सीमाओं को पुनः प्राप्त करने उद्देश्य से एक व्यापक रणनीतिक घटना को दर्शाती है। तो ये जो सारे एरिया है, ये क्या कर रहे हैं, 2013 में इसके ऊपर कब्जा, फिर उसके बाद डेमचोक के ऊपर, उसके बाद डोकलाम 2017 एंड गलवान 2020 जो अभी भी चल रहा है। गलवान में हम कोशिश कर रहे हैं कि मिलिट्री को वहां पे स्टैंड करके हम चाइना के साथ बातें करें, लेकिन हमारे जो रिलेशन है चाइना के साथ कभी वॉर में बदल जाती है, कभी हम लोग ट्रेड रिलेशन की बात करने लग जाते हैं। जबकि चीन की कार्रवाई को रक्षात्मक या पुनर्स्थानात्मक के रूप में तैयार किया जाता है, वे एक अधिक महत्वाकांक्षी एजेंडा को प्रकट करते हैं। क्षेत्रीय गतिशीलता को नया आकार देना और एशिया में एक आधिपत्य की स्थिति को सुरक्षित करना। तो चाइना अभी मुख्य रूप से अपने जो टेरिटरी है उसको इंक्रीज करने पे ज्यादा ध्यान दिया हुआ है और ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या कर रहा है, अपने मैप में दिखा रहा है। तनाव कम होने के संकेत सार या प्रतीकात्मक, इससे कैसे पता चल जाता है कि हमारा, कैसे पता चलेगा कि हमारा तनाव उसके साथ कम हो रहा है या बढ़ रहा है। 2024 के अंत तक भारत चीन संबंधों में सुधार के संकेत मिलने लगे। कजौल में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आधिकारिक घोषणा में सीमाग्रस्त तंत्र पर एक समझौते को सुझाव दिया गया है। तो 2024 के अंत में हमने देखा था कि गलवान के ऊपर जो मिलिट्री अभी हमारा वॉर चल रहा था उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क किया गया है और चाइना के साथ रिलेशन डेवलप करने की बात कही गई है, उसके सही सुधार हो रहे हैं संबंधों में। इस बात पे हमें कहाँ से पता चला, कजौल में एक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था। हालांकि ये विवरण स्पष्ट रूप से हम नहीं देखेंगे क्योंकि कभी भी ट्रेड वॉर हो सकती है, ट्रेड से रिगार्डिंग कुछ चीजें हो सकती है, या मिलिट्री से ही रिगार्डिंग हो सकती है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन को लेके हो सकता है, या चाइना के इन्फ्लुएंस अपने बाकी सारे नेशन पे, छोटे छोटे जो राज्य इंडिया के नेबरिंग कंट्री है उसके ऊपर पड़ने की वजह से इंडिया के अपने स्ट्रेटेजिकल चीजों में दिक्कत आ सकती है। अब हमारे पास क्या क्या वो चैलेंजेस हैं जो चीन से निपटने के लिए बहुत थोड़े से हमारे जरूरी हो जाते हैं। तो चीन में है, चीन की अपनी अलग मिलिट्री पावर है, वो सबसे ज्यादा अपना जो बजट का एक्सपेंडिचर है वो मिलिट्री के ऊपर करता है। जैसे बढ़ते रक्षा आधुनिकीकरण से मुकाबला करने में भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है। इंडिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं है कि वो इंडिया चाइना के साथ वॉर में उतर सके। तो 2025 में संघीय रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि हुई है, जो भारत अपने खर्च जीडीपी के 2% से कम से काफी अधिक है। तो इंडिया ज्यादातर अपनी मिलिट्री, अपनी बजट एक्सपेंस, जो अपनी बजट है वो मिलिट्री के ऊपर खर्चा कर रहा है। साथ ही साथ हमने पढ़ा है कि क्वांटम के वजह से वो कैसे अपनी मिलिट्री के कम्युनिकेशन को सिक्योर किए जा रहा है। चीन के कथित तौर पर अपने परमाणु शस्त्रागार को भी विस्तार कर रहा है और ऐसे विकास जिसे सटीक आंकड़ों की कमी के बावजूद अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है वो टैंक, तोपखाना और मिसाइल जैसे चीजों को डेवलप कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री पे। साथ ही साथ ये क्वांटम फिजिक्स इसका यूज करके, क्वांटम कंप्यूटर का यूज करके अपने कम्युनिकेशन को सिक्योर कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहे हैं। साथ ही दूसरा अगर चुनौती देखें तो एआई और तकनीकी प्रगति में चीन की बढ़त। एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी चाइना जो क्या है वो सबसे ज्यादा अधिक है और उसके वजह से इंडिया को एक चिंताजनक स्थिति में डाल देती है। नए युग के युद्ध के उभरते परिदृश्य में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। तो जो नए युग के युद्ध है वो सिर्फ आप मिलिट्री या लैंड पे, मिलिट्री के थ्रू या लैंड पे नहीं होगा, या ये सिर्फ होगा एआई के थ्रू। और एआई इतना डेवलप हो रहा है कि एक समय नहीं होगा जहाँ पे एआई का ही यूज वॉर के लिए किया जाए। उससे इंडिया के लिए एक चिंता का विषय हो जाता है क्योंकि एआई अभी भी इंडिया में उतनी ज्यादा
सही तरीके से डेवलप नहीं हो पा रही है। इसके विपरीत भारत के डिजिटल सैन्य परिवर्तन की धीमी गति इस तकनीकी विभाजन को और बढ़ा सकती है। थर्ड वन क्या है, भारत के पड़ोस में चीन का बढ़ता प्रभाव। जैसा कि मैंने बताया कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना थी, उनके हट जाने से हमें जो पारंपरिक रूप से जो बांग्लादेश में हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता था, अब उनके हट जाने से जो वहाँ पे लीडर है वो अपना पूरा राइट दे दिए हैं चाइना को कि वो जाके किसी इंडिया के स्ट्रेटेजिकल इलाके में अपना ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही अफ्रीका में चीन का बढ़ता प्रभाव तो केवल चाइना सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि अफ्रीका में भी अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है, और उस इन्फ्लुएंस के कारण भी अफ्रीका में अपनी स्थिति मजबूत करने के में भी इंडिया के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। अफ्रीका में चीन की सक्रिय भागीदारी विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करने में भारत के अपेक्षाकृत मौन उपस्थिति के विपरीत है। जैसे जैसे ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए वैश्विक दौड़ तेज होती जा रही है, चीन के शुरुआती निवेश और रणनीतिक साझेदारी से दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है। इसी वजह से अब ये जितना चाह रहा है अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाए ताकि और उनके देशों में कुछ न्यूक्लियर वेपन जैसे डेवलप करे, ताकि इंडिया के साथ जो थोड़ा रिलेशन जो हम न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में थोड़े पीछे हैं, उस चीज को वो अफेक्ट कर सके और उस गैप को फिल कर सके। तो हम आगे में क्या कोशिश कर सकते हैं, अप्रत्याशित के लिए तैयारी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप पे ग्लोबलिज्म की वजह से और ग्लोबल लेवल पे अपने आप को न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश करें और अपनी तकनीक में डेवलप करें, एजुकेट करें, एआई का डेवलपमेंट करें। उसके अलावा एक वास्तविक राजनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि जबकि भारत और चीन दोनों ही प्राचीन सभ्यताएं हैं जो लचीलापन और पुनर्निर्माण करने में सक्षम है, उनके समकालीन संबंध साझा विरासत के बजाय आधुनिक शक्ति राजनीतिक द्वारा आकार लेते हैं। जैसा हम आईआर में जानते हैं कि जोसेफ नाई है, उन्होंने दो पावर का नाम दिया था, हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर। तो हार्ड पावर नॉर्मली वॉर एंड वेपन से रिगार्डिंग होता है, वेयर सॉफ्ट पावर इज अबाउट योर कल्चर। जैसे जैसे तुम अपने कल्चर को यूज करोगे वैसे तुम्हारे इन्फ्लुएंस को और बढ़ाया जा सकता है। तो इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि अपने सॉफ्ट पावर को यूज करके अपने जो चाइना में है वो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाए और अपनी पावर को बढ़ाए। साथ ही साथ वर्तमान में कोशिश करें कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपनी जो पहुंच है, जो अपने रिलेशन है उसको डेवलप कर सके। तो आज का हमारा इतना ही कॉन्सेप्ट होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल सुबह में। धन्यवाद।